मोहब्बत तर्क की मैंने गिरेवा सी लिया मैंने। मोहब्बत तर्क की मैंने गिरेवा सी लिया मैंने। ज़माने अब तो खुश हो जहर ये पी लिया मैंने। ज़माने अब तो खुश हो जहर ये पी लिया मैंने। उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना भी क्या कम है। उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना भी क्या कम है कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में रहकर जी लिया मैंने। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ये 5 नंबर वीडियो होने वाली है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम, उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एल्टी ग्रेड हो चाहे जीआईसी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जो नई वैकेंसी आई है, या फिर इसके अलावा जो एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। और पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको अच्छे लगें तब लाइक करना है और नहीं अच्छे लगें तो डिसलाइक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी साथियों को जो उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको बहुत ही गौर से इसको सुनना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन जो गलत होते हैं उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। आज का जो पहला सवाल है वो है फ़ारसी किताब अनवार सहेली का आज़ाद तर्जुमा दबिस्तान हिकमत के नाम से किसने किया है। देखिए, पहला ही सवाल आपको इस तरह का लगता होगा कि जैसे कुछ नई चीज़ें आपके सामने आती हैं, और मैं वहीं से सवाल उठा रहा हूं जहां से सवाल आयोग पूछता है। अब आपको इनमें से जवाब देना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। और जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा फ़कीर मोहम्मद गोया, नाम फ़कीर मोहम्मद गोया का याद रखना है। अनवार सहेली का इन्होंने तर्जुमा जो है वो दबिस्तान हिकमत के नाम से किया है। आपका ये जो है नाम बहुत बार आपने सुना होगा फ़कीर मोहम्मद गोया का। जब जोश मलिहाबादी का जिक्र आता है तो इनका जिक्र भी होता है। बहरहाल ये दबिश जो है इनका एक दीवान भी है, लेकिन इनकी ख़ास तौर से जो शोहरत हुई है वो इसी किताब के तर्जुमा की वजह से हुई है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये दबिस्तान लखनऊ के शायर माने जाते हैं। और इनकी अगर पैदाइश बाई चांस अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखिए फ़कीर मोहम्मद गोया जो है वो 1805 में पैदा हुए थे। 1805 आपका इनका याद रखना है पैदाइश। और इनका इंतकाल जो है वो 1849 में, बहुत ही कम, नूरुल हसन नकवी के मुताबिक ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद में अगला सवाल है दर्ज झेल में से। देखिए, मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपको डाउट हो तो उसको भी कमेंट करके आप अपना मशवरा के तौर पे बता सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कमेंट करें। दर्ज झेल में से किस शायर का ताल्लुक़ महाराजा अलवर और महाराजा पटियाला के दरबार से था। देखिए, कौन सा शायर किसके दरबार से था, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। इस तरह का अगर किसी के बारे में भी आपको कुछ पता चलता है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया है रजब अली बेग सुरूर। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश तो आप सभी को मालूम है 1786 में हुई है। 1869 में इनका इंतकाल हुआ था, गालिब जिस साल में इनका इंतकाल हुआ है। और इनके वालिद का नाम आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। मिर्ज़ा असगर अली जो हैं वो इनके वालिद साहब थे। अब यहाँ पे आपको दो दरबार तो पता चल गए। अलवर जो है, महाराजा अलवर के जो महाराजा थे उनके दरबार से जुड़े हुए थे, और महाराजा पटियाला के जो थे उनके वहाँ से ये जुड़े हुए थे दरबार से। और जो है महाराजा बनारस के जो महाराजा थे उनके भी दरबार से रजब अली बेग सुरूर जुड़े हुए थे। रजब अली बेग सुरूर के बारे में ये याद रखिए। लेकिन इन तीनों नाम जो मैंने आपके सामने बताए हैं, इन तीनों से पहले ये नवाब वाजिद अली शाह जो हैं उनके भी दरबार से जुड़े हुए थे, और 50 रुपया माहवार इनको वजीफ़ा भी मिलता था। इतनी चीज़ें कम से कम आपको मोटी मोटी चीज़ें याद रखना है। आई थिंक उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। और इसके अलावा भी देखिए, एक और सवाल है इनसे रिलेटेड कि रजब अली बेग सुरूर की कौन सी दास्तान है जो चिड़ियों की दिलचस्प मोहब्बत का बयान करती है। यानी चिड़ियों की जो कहानियाँ मोहब्बत होती है तो उनमें जो है वो कौन सी दास्तान है जो सामने दी गई हैं स्क्रीन पर, जिसमें इस तरीके का बयान किया गया है। एक चीज़ नंबर 1 पर आपको याद रखना है कि ये चारों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से आपको याद रखना है ये चारों जो हैं वो लिखी हुई इन्हीं की तसानीफ़ हैं। रजब अली बेग सुरूर की सुरूर सुल्तानी है, शर्र इश्क है, शगुफ़ा मोहब्बत है, और गुलजार सुरूर है। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। ये इसमें क्या है कि इसमें पहले आप आंसर देखिए कि इसमें आंसर जो आपका सही होगा वो बी आंसर सही होगा। शर्र इश्क आपको याद रखना है, जिसमें इन्होंने बयान किया है तो चिड़ियों की मोहब्बत, दास्तान मोहब्बत का बयान किया है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये लिखने का काम इन्होंने 1856 में किया था। याद जब आ गया है तो फिर आपको नोट कर लेना चाहिए 1856 में इस वाली दास्तान को इन्होंने लिखा था। ठीक है,
अब इसके अलावा देखिए और भी चीज़ें इनके बारे में जो है वो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे इनकी जो यहाँ पे शगुफ़ाए मोहब्बत दिया गया है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, शगुफ़ाए मोहब्बत के बारे में। तो मोहब्बत के जो पेचो ख़म हैं और मोहब्बत में दुश्वारियाँ जो होती हैं उनके बारे में और उनके सॉल्यूशन जो है उनका मतलब उनसे निकला कैसे जा सकता है, ये तरकीब बताने का काम किया गया है शगुफ़ाए मोहब्बत में। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पे बात करते हैं। सवाल है कि दर्ज झेल में से किस दास्तान का मौजू जो है वो इखलाक तसव्वुफ़ है। तो इखलाक तसव्वुफ़ जो है वो किसका मौजू है, जो यहाँ पे सामने ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपका आंसर जो जिस बच्चे ने दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। गुलज़ार सुरूर का नाम आपको याद रखना है। गुलज़ार सुरूर का मौजू जो है वो इखलाक तसव्वुफ़ है। मौजू बहुत जल्दी पूछ रहे हैं और रजब अली बेग सुरूर जो है वो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ये वही तसनीफ़ है ये गुलज़ार सुरूर जिस पे गालिब ने जो है वो तखरीज़ लिखी थी। तो गालिब ने, अगर ये पूछा भी जा चुका है कि गालिब ने किस किताब पे तखरीज़ लिखी है इनकी, तो वो आपको याद रखना है गुलज़ार सुरूर का नाम। इसके बाद में जैसे एक चीज़ और भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे शबिस्तान मोहब्बत है, यह आपका पहला वाला ऑप्शन देखिए। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी तसनीफ़ है जिसमें अलिफ लैला जो है उसका किस्सा बयान किया गया है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपी का हुआ था उसमें ये पूछ लिया था कि अलिफ लैला का तर्जुमा इन्होंने किसके नाम पे किया था। अब आप में से देखें किसको पता है कि अलिफ लैला का जो तर्जुमा शबिस्तान मोहब्बत में किया है मुख्तसर, वो किसकी फरमाइश पे किया है, आपको कमेंट करके बताना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मेरी बुक शाहीन में मिलने वाले हैं और इसको आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। शाहीन जो स्क्रीन पे दिख रही है, जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मंगा सकते हैं। उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2000 क्वेश्चन इसी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। बाकी 47 इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। आप चाहें तो इसका इंडेक्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब आगे देखिए और भी बातें करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको मालूम हो गई हैं उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद में जो ख़ास चीज़ है, सी वाला ऑप्शन जो है सुरूर सुल्तानी का भी देख लीजिए। इसके बारे में आपको याद रखना है, सुरूर सुल्तानी जो शाहनामा फिरदौसी की लिखी हुई है, उसी वाले किस्से के कुछ हिस्से को तर्जुमा करके या खुलासा करके ये लिखा गया है सुरूर सुल्तानी। ये चीज़ भी आपको सुरूर सुल्तानी का याद रखना है। अब अगले सवाल पे बात करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है लेकिन आप फ्री होकर के देखा कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे है, दर्ज झेल में से किस सिन्फ को आधी मुलाकात के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन जो आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूँ उसी में आपको जवाब देना है। और आधी सिन्फ के तौर पे जाना जाता है ख़त। ख़त में आधी मुलाकात, चूँकि उसमें एक तरफा बात होती है, वन साइड टॉकिंग होती है, तो एक ही तरफ की बात आती है, इसीलिए इसको जो है वाहिद मुतकल्लिम का सेगा भी इसमें इस्तेमाल होता है, सफ़रनामे में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह इसीलिए ख़त को जो है वो क्या कहा जाता है, अधूरी मुलाकात। अब एक चीज़ याद रखिएगा, लेकिन सवाल अगर ये पूछ लिया जाए कि किसने इसे अधूरी मुलाकात को पूरी मुलाकात में तब्दील कर दिया था, ख़त का जो स्ट्रक्चर है अधूरी मुलाकात, उसको पूरी मुलाकात में किसने तब्दील कर दिया था, तो वो नाम है मिर्ज़ा गालिब का। गालिब ने ख़तों में बहुत नए नए तजर्बात किए थे और इसलिए उनका नाम बहुत ही अहम है ख़तों में। अगला सवाल है कि मजमुआ है इंशाए बहार बेख़िज़ां, नाम याद रखिएगा। अगर आपको लगता है मैं स्लो बोलता हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। इंशाए बहार बेख़िज़ां किसका लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट देखिए। और इसमें देखिए, जैसे ऑप्शन के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन सही जो है वो आपके सामने होने वाला है बी आंसर, यानी ग़ुलाम इमाम शहीद। ग़ुलाम इमाम शहीद का नाम आपको याद रखना है। अब इनके बारे में ख़ास चीज़ें याद रख लीजिए। जैसे अगर इनकी पैदाइश पे बात करो तो 1804 में इनकी पैदाइश हुई है। ग़ुलाम इमाम शहीद, मैंने नाम हटा दिया निशान। अब देखिए, ग़ुलाम इमाम शहीद जो हैं 1804 में पैदा हुए और उसके बाद में 1876 में इनका इंतकाल हुआ। इनका वतन जो है वो आपको याद रखना चाहिए, अमेठी जो ज़िला है वही इनका वतन है। अमेठी ज़िला उत्तर प्रदेश का है वो। और दूसरी चीज़, इन्होंने जो इस्लाह ली है वो कतील से ली है। पहले ये कतील से इस्लाह लेते थे और फिर उसके बाद शायरी में इनके उस्ताद कतील है और उसके बाद इन्होंने मुसाफ़ी से भी इस्लाह सुखन किया है। तो ये 2 नाम आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम भी होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, मौलूदा शरीफ जो है, मौलूदा शरीफ के नाम से इनका मजमुआ भी शाया हो चुका है। मौलूदा शरीफ, ये हर हाल में आपको याद रखना है मौलूदा शरीफ किसका है। तो ग़ुलाम जो है इमाम शहीद का नाम आपको याद रखना है। आई थिंक सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इन्हीं की लिखी हुई यह तसनीफ़ थी जो मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी तसनीफ़ है, तो 2 ही तसनीफ़ें इनकी याद रखिएगा।
देखिए मोटी मोटी चीज़ें मैं फिर से रिपीट करता था। गुलाम इमाम शहीद हैं। पैदाइश पूछी जाए तो 1804 है। इंतकाल पूछा जाए तो 1876 में है। वतन इनका पूछा जाए तो अमेठी में है। इन्होंने जिससे इस्लाह ली है शायरी में, तो पहले क़तील से ली है, बाद में मुसाफ़ी से ली है। और फिर इसके बाद में अगर चीज़ और भी ज़्यादा आगे की जानने की कोशिश है तो दोनों तसानीफ़ है। इंशाए बहार बेख़ज़ा इनकी तसनीफ़ है और इनका मजमुआ है दूसरा, और पहला मजमुआ जो इनका याद रखना है वो मौलूद शरीफ है। बस इतना ही चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है रश्क लालो गौहर और खानावाए जंग। तो खानावाए जिगर, ये दोनों तसानीफ़ें आपको याद रखना है। आपके सामने ऑप्शन है, वो दोनों तसानीफ़ लिखे हुए हैं, इनको देख सकते हैं। और अब आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, ग़ुलाम गौस बेखबर हैं, ग़ुलाम इमाम शहीद हैं, या फिर मिर्ज़ा गालिब, या फिर रजब अली बेग सुरूर। एक चीज़ याद रखिए, जो ऊपर के दो ऑप्शन हैं इनमें क्या है कि ग़ुलाम जो शहीद हैं इनके दामाद ही ग़ुलाम गौस बेखबर हैं। ग़ुलाम गौस बेखबर जो हैं वो दामाद हैं किसके हैं? ग़ुलाम इमाम शहीद के। ये चीज़ आपको रिलेशन अगर देखना है तो याद रखिएगा। अब इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा ए, उसका आंसर सही है, ग़ुलाम गौस बेखबर। ग़ुलाम गौस बेखबर जो हैं उन्होंने ही रश्क लालो गौहर और खानावाए जिगर जो है वो लिखी हुई तसानीफ़ें हैं। दोनों तसानीफ़ें आपको याद रखना है, इन्हीं की लिखी हुई हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब इतनी बात आई है तो इनके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लखनऊ जो दबिस्तान है उसके बहुत ही अहम शायरों में ये लोग गिने जाते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए 1824 में तो इनकी पैदाइश हुई है। 1824 आपको हर कीमत पे याद रखना है कि 1824 में इनकी पैदाइश हुई है। इंतकाल इनका 1905 में हुआ है। इनका वतन जो है वो कश्मीर था। ग़ुलाम गौस बेखबर जो हैं उनका वतन जो है वो कश्मीर था। ये चीज़ आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। बाकी इनके बारे में देखिए, इन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे खतूत का मजमुआ भी इन्होंने लिखा है और उसका नाम फ़ुगा बेखबर, आपको याद रखना है, वो खतूत का मजमुआ है। तो ग़ुलाम गौस बेखबर के खतूत का मजमुआ का नाम है फ़ुगा बेखबर। ये इनके खतूत का जो है और मज़ामीन का मजमुआ है। ये चीज़ आपको याद रहे। और इंशाए बेखबर आपके सामने दिख रही, तो ये भी इंशाए बेखबर भी खतूत का ही है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अब अगला देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने यतीम खाना किस शहर में कायम किया था। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि अगर आपको बुक चाहिए तो आप जो स्क्रीन पे दिख रही है इसको मंगा सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है आपके प्रैक्टिस के लिए भी, और इसमें फैक्ट भी बहुत खोजबीन करके दिए गए हैं। चूँकि जितना अनुभव मेरे पास था, 2017 से हम पढ़ाते हैं और 19 वाले में सिलेक्शन हुआ है, और 7 बच्चे जो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में अपने यूट्यूब के बच्चे जो चुने गए हैं, इंटरव्यू के तक पहुँचे हैं एग्ज़ाम को निकाल कर, उनकी भी लिस्ट, अगर उन्होंने कहा कि सर अभी फाइनल हो जाए फिर उसके बाद हम इंटरव्यू देंगे, तो उनके भी नाम और उनकी वीडियो हम आपके सामने लाएंगे, कोशिश करेंगे। अब रिवाज चल चुका है कि तो फिर दिखाना ज़रूरी है। सर सैयद अहमद ख़ान ने यतीम खाना किस शहर में कायम किया था। मैं ये बात कई बार आपसे कह चुका हूँ कि देखिए, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छा लगता मैं खुलकर कहता हूँ आपको डिसलाइक करना चाहिए। और वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़ना है, अगर देखना है और भी वीडियो देखने तब आप जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आंसर आपका जो बच्चे ने जवाब दिया होगा मुरादाबाद, उसका आंसर सही है। देखिए सर सैयद के बारे में जो खास चीज़ें हैं वो सभी को मालूम होती है, तो इन पे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उस चीज़ को नहीं लाना चाहता बार बार रिपीट, इसीलिए मैंने किताब में भी वो चीज़ें नहीं शामिल की हैं जो जिसके बारे में सब कुछ हर किसी को पता है। 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, उसमें भी हाई स्कूल उर्दू के शायरों के बारे, अदीब के बारे में जिन चीज़ों के बारे में पता है उसकी बात करना फजूल है, टाइम बर्बादी है। अब इनके बारे में जो खास बात है वो ये कि मुरादाबाद में इन्होंने जो यतीम खाना कायम किया था और इन्होंने एक शिफा खाना भी कायम किया था। आप में से देखना चाहता हूँ वो कौन बच्चा है जो बताएगा कि इन्होंने शिफा खाना जो है वो कहाँ कायम किया था, किस शहर में कायम किया था। आपको इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ है। तो फिर आगे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है, दर्ज झेल में से सर सैयद की कौन सी तसनीफ़ इस्तदलाली यानी मुदद्दल अंदाज़ बयान की बेहतरीन मिसाल है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी सूरत से उर्दू सीख जाऊँ। मैं उर्दू का स्टूडेंट नहीं रहा, हिंदी का स्टूडेंट रहा, और मैंने हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और बहुत सारी किताबों में हम शाया भी हो चुके हैं हिंदी में। लेकिन उर्दू में हम आपके सामने कोशिश करते हैं और आप मुझे बताएंगे कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे रहती हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। तो इसमें क्या है, इस्तदलाली और मुदद्दल अंदाज़ बयान जो यानी मुदद्दल अंदाज़ बयान किया गया है, इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वो दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ है। सवाल को एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए जो ऑप्शन आपको चारों दिख रहे हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये चारों ऑप्शन जो है वो सर सैयद के ही रिलेटेड हैं, उन्हीं ने ही काम किया है। और आपका आंसर अगर खतबात अहमदिया दिया है तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए आपको एक अंग्रेज़ था विलियम जो है म्योर, तो उसने क्या करा था, उसने एक किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसी के जवाब में इन्होंने खतबात अहमदिया लिखा था। तो ये मुदद्दल मद्दाही अंदाज में लिखी गई है
और ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इस तरह का सवाल अगर बना दिया तो बहुत टफ हो जाता है, और ये आपके लिए ही नहीं, हर उस स्टूडेंट के लिए टफ हो जाता है जो जिसने ज़्यादा किताबों का मुताला नहीं किया या जिसने जो है वसी मुताला नहीं किया। आपको एग्ज़ाम गवर्नमेंट नौकरी का हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा बीच का मुताला चाहिए होता है, और असिस्टेंट अगर जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको गहरा मुताला चाहिए। दोनों में फ़र्क होता है, बहुत गहरे ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा के मुताले की ज़रूरत होती है। अलग अलग चीज़, ढेर राइटरों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब ये सवाल है आपके सामने, सवाल आपके सामने है कि दर्ज झेल में से किस अदीब को 2 कानूनी किताबें लिखने के बदले डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज किया गया था। आप खूब गौर से सवाल को सुनिए, सवाल को सही से पढ़िए, और जो गलती आपकी अगर होती है, हमेशा से चली आई है, उसको सुधारा नहीं तो वो गलती आपकी एग्ज़ाम में कमज़ोरी बनेगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा ना हो कि आपसे आगे प्रैक्टिस करने वाला बंदा निकल जाए। और जिन बच्चों ने बहुत ढेर सारी तादाद में किताबें ख़रीदी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो बच्चे यकीनन बहुत अच्छी फ़ाइट करेंगे। राजस्थान का अभी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है तो अपनी किताब से लगभग 58-57 क्वेश्चन फंसे हैं। जिन बच्चों ने बताया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे वो फरजंद हों या रवीना हो, मुबीन हो, इन लोगों के नाम हमें याद हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें आपका सवाल का जवाब होना चाहिए, देखिए अगर आपने बी आंसर दिया है तो सही है, मुहसिनुल मुल्क का नाम याद रखिए। ज़्यादातर बच्चों ने दिया होगा नज़ीर अहमद, तो नज़ीर अहमद अगर दिया है तो आपको बिल्कुल गलत है। आपको मुहसिनुल मुल्क का नाम आपको याद रखना है। ये भी ऐसे ही इंसान थे जिन्होंने कानूनी किताबें लिखी और इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने खुश होकर के इनको डिप्टी कलेक्टर बना दिया था। डिप्टी नज़ीर अहमद भी डिप्टी कलेक्टर रहे, लेकिन वो ताजराते हिंद जो उन्होंने किताब लिखी थी आईपीएस की धारा को, उस वजह से आगे बढ़ाए गए कानून के अहदों पर पहुँचे। लेकिन 2 कानूनी किताबों को तर्जुमा किया है, उनको लिखा है कानूनी रूप से, कानून की बहुत अच्छी जानकारी थी मुहसिनुल मुल्क को, तो उस वजह से डिप्टी कलेक्टर बनाए गए हैं मुहसिनुल मुल्क। इनका नाम याद रखिएगा। मुहसिनुल मुल्क जो हैं 1817 को ये पैदा हुए थे। देखिए सर सैयद के रुफ़का हैं और सर सैयद भी इसी सन में पैदा हुए, उसमें ही ये पैदा हुए हैं। इनका असल नाम आपको याद रखना है, सैयद मेहदी अली जो है वो इनका असल नाम था। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। और किस शहर में पैदा हुए हैं तो ये इटावा में पैदा हुए हैं, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ है, इनको और कई लक़ब, जैसे मुहसिनुल मुल्क जो है वो इनका लक़ब है, इनको जो है वो एक तरह का ख़िताब मिला हुआ था रियासत की तरफ से। साथ ही साथ में इनको मुहसिनुद्दौला दौला का भी ख़िताब मिला हुआ था, और साथ ही साथ में इनको मुनीर नवाज़ जंग का भी ख़िताब मिला था। तो तीनों ख़िताब जो हैं वो किसके पास थे? मुहसिनुल मुल्क के पास। कौन कौन सा? तो मुहसिनुल मुल्क तो नंबर 1 पे है, मुहसिनुद्दौला दौला जो है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है तो मुनीर नवाज़ जंग आपको याद रखना है इनके बारे में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, चीज़ें आपको मालूम हो गई होंगी। दूसरी बात इनके बारे में एक और याद रखना कि हैदराबाद ये चले गए थे, तो हैदराबाद में जो है इनकी ऐसी इज़्ज़त थी हैदराबाद के अंदर कि इनको इसी वजह से जो है वहाँ बेताज